वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपनी सीटेट की जो परीक्षा है हमारी, उसमें हमारा जो एसएसटी का पोर्शन आता है पेपर 2 का, उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने हैंड रिटन नोट्स के साथ समझ लिया है। तो वो पार्ट्स नहीं देखे तो वो आप देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो ये एमसीक्यूज़ है इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज़ है वो भी करेंगे और साथ ही साथ और कुछ एमसीक्यूज़ भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके मेनली क्वेश्चन आने वाले हैं, आपसे रिटर्न में कुछ नहीं लिया जाएगा, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में आप सभी अटैम्प्ट करते हुए चलेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा के खंडों का पहली बार वर्णन निम्न में से किसने किया था। तो हड़प्पा के खंडों का वर्णन की बात आती है तो हड़प्पा यानी कि जो हड़प्पा है उसके बारे में सबसे पहली बार जो है किसने खोजने की कोशिश की थी। ऑप्शन 1 है कनिंघम ने, दूसरा यहाँ पर है चार्ल्स मैशन ने, तीसरा सन जॉन मार्शल ने, और चौथा यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ने। तो देखिए आप सभी को मन में आएगा जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था 1921 में, जेम्स प्रिंसेप हैं इनके अंडर में 1921 में जो हमारे दयाराम सहानी थे उन्होंने हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये फाइनल जो खोज है वो आपकी जेम्स प्रिंसेप के अंडर में हुई है, ठीक है, 1921 में। तो यहाँ पर हमें शुरुआती खोज की बात की जा रही है, तो चार्ल्स मैशन यहाँ पर अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स मैशन जो है उन्होंने कब किया था 1826 में जो है चार्ल्स मैशन ने क्या किया था, जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज के लिए प्रयास किया था, ठीक है। तो इसलिए अपना ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया, चार्ल्स मैशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे स्वीकृत जो समय अवधि है वो निम्न में से कौन सी मानी गई है। यानी कि जो इसकी समय अवधि कही जा सकती है, काल कहा जा सकता है कि कब से लेकर कब तक जो है हड़प्पा सभ्यता रही थी, इसको लेकर सबसे स्वीकृत यहाँ पर हमसे अवधि पूछी गई है। तो जैसे कि जब मैंने आपको करवाया था हड़प्पा सभ्यता, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेंशन ना किया जाए कि जॉन मार्शल के अकॉर्डिंग कौन सी समय अवधि ठीक है इसकी, तो तब तक आपके लिए एक कॉमन जो समय अवधि निकाली गई है वही सही होगी, और वो कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग निकाली गई है, जो कब से लेकर कब तक की है आपकी 2500 BC से लेकर 750 BC तक की है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा 2500 BC ये रहा और 750 BC ये रहा, तो अपना ये फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत था, यह उत्तर में निम्न में से कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये देखिए जो हड़प्पा का जो सभ्यता है उसका जो क्षेत्र है सही में बहुत विस्तृत था। अगर हम खुद का इंडिया देखें, अपना भारत देखें, क्योंकि जब तक भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग नहीं हुए थे उस समय की बात है, तो जो पाकिस्तान है उसमें बहुत सारे क्षेत्र जो है हड़प्पा के जा चुके हैं। पर अगर हम देखें जैसे मोहनजोदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल रहा है हड़प्पा सभ्यता को, पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। तो अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो उसमें उत्तर दक्षिण और यहाँ तक कि जम्मू से लेकर दक्षिण तक, और अगर उस साइड की बात करें हम तो ये जो है हमारा जो पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो बहुत विस्तृत रहा है इसका क्षेत्र। अब इन्होंने जैसे मैंने आपको कहा था, ये पूछते हैं कि उत्तर में जो है उसका कौन सा स्थल है सबसे, ठीक है, सबसे ऊपर जो स्थल है उत्तर में कौन सा है, फिर या फिर वो ये इस तरीके से पूछ लेते हैं कि दक्षिण में कौन सा स्थल है, ठीक है, या फिर पूर्वी में या पश्चिम में, चारों दिशाओं को लेकर पूछा जाता है। तो उत्तर की बात की जाए तो ऊपर नॉर्थन इलाके में भारत में स्थल आता है हड़प्पा का, जिसका नाम है मांडा नाम रखा गया है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, मांडा। और ये जो मांडा है ये चिनाब नदी के पास में है और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, और मैंने हर एक बात को जो नोट्स है उसमें कवर किया है, तो उसे भी आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आपके चुटकियों में जो आंसर है वो निकल जाएंगे अगर आपने वो कवर कर रखा है। तो कवर करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करनी चाहिए, और रिवीजन आपकी यहाँ पे क्वेश्चन के साथ भी हो रही है और वैसे भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार हमें सीटेट अपना क्रैक करना है और आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर
नेक्स्ट से पहले अगर मैं इनके चारों के चारों ऑप्शन की बात करूं, क्योंकि एक क्वेश्चन से अगर हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ आलमगीरपुर, ये जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पर है? आलमगीरपुर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि इसके बाद कोई भी जो पूर्व की तरफ कोई भी दूसरा जो क्षेत्र है वो नहीं आता है हड़प्पा का। तो ये पूर्वी क्षेत्र कौन सा है आपका? पूर्वी यानी कि ईस्टर्न, ठीक है, ईस्ट में जो है आलमगीरपुर है। दामाबाद, दामाबाद कहाँ पर है? जो ये दामाबाद है ये आपका जो है जो साउथ की साइड जो क्षेत्र है हड़प्पा का, और इसके बाद कोई भी दूसरा क्षेत्र नहीं है साउथ में, ठीक है, इसके आगे। तो ये जो है यानी कि दक्षिणी साइड जो है ये दामाबाद है, और दामाबाद परवर नदी पर है, महाराष्ट्र में है, भारत में ही आता है। और आलमगीरपुर भी भारत में ही आता है। आलमगीरपुर यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में है और हिडन नदी के किनारे पे है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के मोस्टली जितने स्थान है वो नदी के किनारों पर हुए थे। अब अगर हम यहाँ पर सूतकांगेडोर देखें, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी, सूतकांगेडोर। अब इस सूतकांगेडोर जो है ये कहाँ पर है? ये आपका पाकिस्तान में है। ये चारों दिशाओं में से ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका पाकिस्तान में है और आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सूतकांगेडोर जो है ये पाकिस्तान के दशक जो रिवर है उसमें है और ये वेस्टर्न साइड में आता है, ठीक है, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता का। तो इस तरीके से हमने सारे क्षेत्र देख लिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर आधारित थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यापार पर, दूसरा ऑप्शन है कृषि पर, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो व्यापार पर भी आधारित थी, कृषि पर भी आधारित थी। तो जैसे कि हमने देखा है व्यापार जो है किस तरीके से होता था, मोहरे वगैरह भी थी, इसके साथ साथ जो है कुछ तांबे के जो अवशेष हैं कहीं दूर दूर भी पाए गए हैं, ठीक है, अलग अलग इलाकों में पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता में। अब कृषि की बात की जाए तो जैसे हमने कपास का एक दूसरा नाम देखा था, और वो नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसे क्या कहा जाता था। अब मैं आपको बताती हूँ कपास को हड़प्पा सभ्यता में क्या कहा जाता था। सिंडोन कहा जाता था, ठीक है, सिंडोन की स्पेलिंग ये होती है सिंडोन, आपको ध्यान रखना है, सिंडोन कहा जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कृषि जो है वो भी महत्वपूर्ण रही थी उसमें। अब इसका आंसर आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। सीटेट पेपर 1 की भी तैयारी करवाई जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्न में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग नहीं होता था ये पूछा गया। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा पढ़ने के बाद कि हमसे हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको नहीं दे दिया गया और नहीं से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो हम ऑप्शन रीड करते हैं। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है कांसा, तीसरा है लोहा, और चौथा यहाँ पर ऑप्शन हमें दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तांबा और कांसा आपको पता होगा, इन दोनों को मिलाने के बाद हड़प्पा वासी एक टीन जो धातु है उसका जो है निर्माण करते थे। तो ये दोनों के दोनों तो मिलते ही थे उस टाइम पर जो लोहा है, लोहे को लेकर कुछ भी प्रमाण नहीं मिले हैं, और इस तरीके से हम नहीं बता सकते कि लोहे का प्रयोग होता था या नहीं होता था। तो इसलिए और आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं क्यों कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तांबा और कांसा तो मिलते थे उस टाइम पर। तो ऑप्शन जो 4 है वो तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों को धातु कर्म विज्ञान में दक्षता प्राप्त थी, यानी कि जो धातु वगैरह हैं उसको लेकर पूरी दक्षता थी, यानी कि उनके अंदर एक तरीके से स्किल थी धातु को लेकर। जैसे मैंने भी आपको बताया तांबा और जो कांसा है उसको मिलाकर वो टीन का निर्माण करते थे। तो यहाँ पर धातु कर्म विज्ञान का एक तरीके से उन्हें नॉलेज थी, ठीक है। इसकी पुष्टि किस तथ्य से होती है? इसी तथ्य से होती है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ये आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, यानी कि 3rd वाला। कांस्य उपकरणों के लिए ताम्र जो है आपको ध्यान रखना है, ताम्र जो है तांबे को कहा जाता था। ताम्र और टीन का उचित अनुपात में मिश्रण जो है यहाँ पर ये बताया गया है। तो जो ये कांसा और तांबा है उसको मिलाकर टीन जो है वो बनाई जाती थी। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया है, इसे आप करेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर ताम्र और आपका कांसा आना था, तो यहाँ पर टीन की जगह कांसा आएगा। ये थोड़ा सा ऑप्शन में इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा गया, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और उन पर विचार करने के लिए यहाँ पर हमसे कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दे रखा है, सामवेद के साथ जो जैमिनीय ब्राह्मण और तांडेय ब्राह्मण संबंध है, जिसे पंचविश ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कथन दे रखा है, सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण स्वार्थिक विशद एवं महत्वपूर्ण है। तो ये भी इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है और देखिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब जो कथन यहाँ पर दिया गया, फिर से हमें इस पर विचार करना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला दे रखा है, उपनिषेदों को प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का सबसे निम्न स्तरीय स्रोत माना जाता है। तो जो उपनिषेद हैं, उन्हें क्या भारतीय दार्शनिक विचार हैं उसको लेकर सबसे निम्न स्रोत माना जाता है? तो ये तो नहीं होने वाला है हमारा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए। अगला यहाँ पर दे रखा है, उपनिषेद से जो शंकराचार्य और रामानुज के जो दार्शनिक हैं सिद्धांत उपजे थे। यानी कि ये जो शंकराचार्य और ये हमारे यहाँ पर जो ये उपनिषेद को लेकर जो रामानुज हैं, इनके दार्शनिक जो विचार हैं वो निकले थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये अपना जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है कथन, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेकंड क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा, अब की बार जो ऑनलाइन परीक्षाएँ हुई थी, एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें हमें कथन वाले क्वेश्चन भी दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऋग्वेद जो ऋग्वैदिक समाज के संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है? तो ऋग्वैदिक समाज को लेकर पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है, ऋग्वैदिक समाज के संगठन का आधार गोत्र था। क्या ऋग्वैदिक समाज के संगठन का आधार गोत्र था? अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। अगला दे रखा है यहाँ पर, इस काल में संयुक्त परिवार जो थे वो प्रचलन में थे। ठीक है, यानी कि संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली होती थी इस काल में। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है फोर्थ वाला करेक्ट होगा, क्योंकि जो ऋग्वैदिक समाज है उसमें जो संगठन देखा गया था वो गोत्र था एक तरीके से। ठीक है, और पितृसत्तात्मक समाज भी कहीं ना कहीं हमें नजर आता है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक ना कहकर थोड़ी बहुत जो महिलाएं हैं उन्हें छूट दी गई थी, पर फिर भी वो पितृसत्तात्मक ही था। संयुक्त परिवार जो है वो भी मिलते हैं हमें। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है? यहाँ पर हमसे असत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट हमें ऑप्शन दे रखा है, ऋग्वैदिक जो आर्य हैं, आर्यों का प्रारंभिक जो जीवन है वो अस्थायी था। तो ऋग्वैदिक जो थे वो कौन थे? मैंने आपको कहा था ऋग्वेद की जो स्थापना है, वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की थी? आर्यों ने की थी, और आर्यों का जीवन स्टार्टिंग में अस्थायी था। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है हमारे लिए, पर यहाँ पर इन्होंने असत्य यानी कि इन कथनों में से कौन सा गलत है ये हमें बताना है। सेकंड देखिए, कबायली संरचना के अनुकूल पशुपालन जो मुख्य पेशा था तथा कृषि गौण पेशा था। तो पशुपालन इनका जो है मुख्य पेशा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं आपको करवा रही थी, वो कृषि कहीं ना कहीं गौण था यानी कि छिपा हुआ था। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है हमारा और ये भी करेक्ट था। अगला देखते हैं, पशुओं में हाथी सावर्धिक जो महत्वपूर्ण था, जिसका जो ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। क्या पशुओं में हाथी था? तो यहाँ पर यहीं पर हमें एक बात पता चलती है कि पशुओं में जो हाथी है वो मेन नहीं था। पशुओं में कौन मेन था? पशुओं में जो गाय थी वो मेन थी, और ऋग्वैदिक जो ये हमारी सभ्यता है उसमें जो ऋग्वेद का जो यहाँ पर एक तरीके से गठन किया गया है, ऋग्वेद जो लिखा गया है, इसमें हमें बताया गया है कि 176 बार ऋग्वेद में जो गाय का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत बताना था और गलत हमें मिल गया, तो ये यहाँ पर थर्ड हो जाएगा ऑप्शन आपका गलत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो आए थे उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लगभग जो हमारी इतने 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति कगार पर आ गए थे। कौन से कारण हैं? इनमें से कौन सा एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता जो है और मोहनजोदड़ो जो है ये दोनों के दोनों समाप्ति कगार पर आ गए थे? पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण। तो कुछ जो
वैचारिक वो यही कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था, बाढ़ वगैरह आ गई थी, इसकी वजह से जो है जो हड़प्पा सभ्यता है और मोहनजोदड़ो है वो नष्ट हो गए थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सीटेट के अकॉर्डिंग भी जो यहाँ पर आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग भी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो महाजनपदों की जो मजबूत किलेबंदी थी, जैसे कि महाजनपद, जो जनपद महान बन गए, ठीक है, जो फेमस हो गए उन्हें महाजनपद कहा जाता है। और टोटल जो फेमस महाजनपद हैं वो हैं आपके 16। ठीक है, तो इनमें से मोस्टली की देखी गई कि किलेबंदी की गई थी। अब किलेबंदी की गई थी तो क्यों की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। क्या समृद्धि यानी कि राजा के पास धन है ये दिखाना था, केवल इसका सजाने के लिए था ये केवल, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, कुछ और रीज़न रहा था जिसकी वजह से किलेबंदी की गई थी। आगे देखो, शासकों को, किलेबंदी का मतलब है कि ये महल है, ठीक है, और महल के चारों तरफ किलेबंदी की गई, यानी कि महल को सुरक्षा प्रदान की गई है एक तरीके से। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये सेकंड वाला, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। तो बिल्कुल ठीक है, शासकों को ये आक्रमण का भय था, यानी कि उस टाइम पर ये चीज़ चली हुई थी कि बस अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और इसके लिए हर रोज़ कोई ना कोई आक्रमण करता रहता था। तो शासकों को हमेशा आक्रमण का भय रहता था, डर रहता था, और वह अपने महल की, अपने साम्राज्य की जो है क्या करना चाहते थे, सुरक्षा करना चाहते थे, और सुरक्षा के लिए ऐसा किया उन्होंने। ठीक है, अगर आप अपने घर के बाहर जो है बॉडीगार्ड रखते हैं तो क्यों रखते हैं, सुरक्षा के लिए रखते हैं। इसी तरीके से उन्होंने किलेबंदी करवाई थी अपने घर के बाहर। ठीक है, अगर आप अपना घर बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपने बस मेनली थोड़े से जो रूम्स वगैरह वो बनाए और छोड़ दिया पूरा पूरा, नहीं, आप उसकी 4 दीवारी भी करवाते हैं। इस तरीके से इन्होंने भी करवाया था, महल बना के, और साम्राज्य जो इसके अंदर आ जाता है यहाँ पर पूरा, और उसके बाहर किलेबंदी करवाई थी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और एक छोटी से कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस संदव जो स्थल है उसमें अग्नि कुंड मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा जो स्थल था जिससे हमें अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कालीबंगन जो एक ऐसा स्थल है, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कालीबंगन जो है एक ऐसा स्थल है जहाँ पर अग्नि कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और 7 जो अग्नि वेदिकाएँ हैं वो भी वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है कालीबंगन, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। तो किस हड़प्पा जो स्थल था, उसने जो हड़प्पा स्थल था कौन सा था जिसे जो सर जॉन मार्शल हैं उन्होंने विश्व का अद्भुत निर्माण कहा। तो ये मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है वृत स्नानघर, ठीक है, विशाल स्नानघर भी कहा जाता है इसको। दूसरा ऑप्शन है अनागार, तीसरा है सभा भवन और चौथा है दुर्ग महल। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, महान स्नानघर या फिर विशाल स्नानघर, जिसे जो है जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण बताया है। हड़प्पा कालीन इमारत है ये एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमने जो अपने MCQs या क्वेश्चंस करने से प्रीवियस ईयर भी कवर हो गए हैं और वैसे क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हमने मोस्टली, और आपकी रिवीजन भी हो गई है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा, अपडेट मिलती रहेगी वीडियोज़ की, और कुछ एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी होगी वो मैं करती रहूँगी। तो अगर आपको पढ़ाई करके इसमें मज़े आ रहे हैं तो आप मुझे छोटी सी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।